नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। रक्षा मंत्री ने निजी कंपनियों के सहयोग से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट विमान के विकास के लिए एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दी। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर के इस्तेमाल पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी PMKSY के तहत कोल्ड चेन स्कीम के संबंध में संशोधित परिचालन दिशा निर्देश जारी किए गए। केंद्र सरकार ने पहली बार पोटाश और हैलाइट खनन ब्लॉक्स की सफलतापूर्वक नीलामी की। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया। कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। रक्षा मंत्री ने निजी कंपनियों के सहयोग से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट विमान के विकास के लिए एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दी। स्वीकृत मॉडल के तहत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA नामक 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू जेट विमान के निर्माण के लिए HAL के साथ साथ निजी उद्योग भी भाग ले सकते हैं। वर्तमान में केवल अमेरिका का F-22 और F-35, रूस का सुखोई Su-57 और चीन का चेंगडू J-20 ने ही परिचालन योग्य 5वीं पीढ़ी के विमान विकसित किए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस AMCA कार्यक्रम का पूरा विवरण क्या है और ये इतना क्यों महत्वपूर्ण है। ये भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और 2024 में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति यानी CCS से इसका अनुमोदन प्राप्त हुआ। CCS का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और इसके सदस्य आमतौर पर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री होते हैं। इसकी प्रमुख एजेंसी DRDO के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA है। इसकी मुख्य क्षमताएं सुपर क्रूज इंटरनल वेपन बे, सेंसर फ्यूजन, AI संचालित एवियोनिक्स, रडार, एब्जॉर्बिंग कंपोनेंट आदि हैं। इसकी समय सीमा की बात करें तो इसका पहला प्रोटोटाइप 2028-29 तक अपेक्षित 2034 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल करने की योजना है। खास बात यह है कि GE F414 इंजन के साथ AMCA Mk1 स्वदेशी इंजन के साथ Mk2 की योजना बनाई गई है। चलिए अब समझते हैं 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की खासियतें जो AMCA को इतना खास बनाती हैं। पहली है 2 इंजनों से संचालित। विशेष रूप से रात में एक इंजन के विफल होने की स्थिति में एक दोहरे इंजन वाला प्लेटफॉर्म हवाई सुरक्षा और सर्वाइवल का उच्च स्तर प्रदान करता है। दूसरी है स्टील्थ क्षमताएं। ये लड़ाकू विमान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार यानी LPIR से लेस होते हैं और दुश्मन के रडार द्वारा इनका पता लगाना कठिन होता है। इसके अलावा है सुपर क्रूज के साथ अति सक्रिय एयरफ्रेम, उच्च गतिशीलता और आफ्टर बर्नर के बिना सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने की क्षमता। फिर है एडवांस एवियोनिक्स के तहत उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक संचार, टारगेटिंग और नियंत्रण प्रणाली को शामिल किया जाता है। और आखिरी है इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम जो अन्य प्रणालियों के साथ नेटवर्किंग को सक्षम बनाती है, जिससे पायलटों को बिना किसी युद्धाभ्यास के 360 डिग्री युद्ध क्षेत्र का दृश्य मिलता है। चलिए अब अंत में बात करते हैं इसकी सामरिक और क्षेत्रीय अहमियत की। पहला है भारतीय वायुसेना का आधुनिकीकरण। MiG-29 या मिराज के चरणबद्ध तरीके से समाप्त होने के बाद वायुसेना की क्षमता संबंधी अंतराल को भरेंगे। साथ ही भारतीय वायुसेना की कम हो चुकी स्क्वाड्रॉन स्ट्रेंथ यानी 31 बनाम स्वीकृत 42 को बहाल करने में मदद करेंगे। दूसरा है क्षेत्रीय खतरे की बदलती प्रकृति। चीन के J-20 और चीन से खरीदे गए पाकिस्तान के J-10C की तैनाती का मुकाबला करेंगे। और आखिरी है तकनीकी संप्रभुता। विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता को कम करेंगे तथा मेक इन इंडिया के माध्यम से लंबे समय में रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर के इस्तेमाल पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री ने इस पर भी प्रकाश डाला कि पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ आतंकवाद का प्रयोग अब केवल एक प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि भारत के साथ एक सीधा युद्ध है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अशांति उत्पन्न करने के लिए लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों को वित्त पोषण, प्रशिक्षण और हथियार देकर भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का उपयोग करता है। आइए पहले प्रॉक्सी वॉर क्या है ये जान लेते हैं। यह एक ऐसा संघर्ष होता है जिसमें कोई देश स्वयं सीधे तौर पर शामिल नहीं होता, लेकिन गैर राज्य अभिकर्ताओं जैसे आतंकी संगठन, जासूस आदि को समर्थन देकर दूसरे देश को नुकसान पहुंचाता है। यह हाइब्रिड वॉरफेयर का एक उपसमूह है जिसमें पारंपरिक सैन्य रणनीति और अपरंपरागत तकनीकों का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है।
इसमें अक्सर साइबर वॉरफेयर, आतंकवाद, प्रॉक्सी वॉर आदि शामिल होते हैं। अगर प्रॉक्सी वॉर के साधन को जाने तो इसमें गैर राज्य अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण और सैन्य सहायता देना, आर्थिक सहायता प्रदान करना, खुफिया जानकारी साझा करना, सोशल मीडिया का उपयोग करना जैसे गलत सूचना प्रसार, साइबर टूल्स आदि शामिल हैं। ऐसे में भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले है संप्रभुता को चुनौती। उदाहरण के लिए पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन प्रदान करना। फिर है हिंसा और जान माल की हानि। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी समूहों को चीन द्वारा अप्रत्यक्ष समर्थन मिलने के कारण बड़ी संख्या में आम नागरिक और सैन्य कर्मी हताहत हुए हैं। और अगला है आर्थिक बोझ। इसके चलते सुरक्षा पर अधिक व्यय करना पड़ता है, जिससे सामाजिक अवसंरचना पर व्यय हेतु धन की उपलब्धता कम हो जाती है। आइए अब प्रॉक्सी वॉर के पीछे कारण को भी समझ लेते हैं। पहला है अपनी भागीदारी का खंडन करना। इसमें प्रत्यक्ष दोषारोपण और अंतरराष्ट्रीय परिणामों से बचना शामिल है। अगला है छद्म रणनीतियां। खुफिया जानकारी एकत्र करना और प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना दूर से ही किसी देश में घटनाओं को अंजाम देना। उदाहरण के लिए स्लीपर सेल यानी OGW और हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल करने जैसे मामले सामने आए हैं। तीसरा है कम लागत व ज्यादा नुकसान। इसमें अपने सैनिकों की जान का कम नुकसान और आतंकियों पर कम खर्च करके दुश्मन देश को ज्यादा नुकसान पहुंचाना और उसकी युद्ध लागत को बढ़ाना शामिल है। उदाहरण के लिए भारत के खिलाफ पाकिस्तान की 1000 कट्स की रणनीति। आइए खबर को समाप्त करने से पहले भारत द्वारा उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। इसमें पहला है नया 3 स्तंभ सुरक्षा सिद्धांत। इसे हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया गया है। इसमें प्रॉक्सी वॉर को भारत के खिलाफ प्रत्यक्ष युद्ध माना गया है। फिर है सीमा प्रबंधन का आधुनिकीकरण। उदाहरण के लिए व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली CIBMS, जिसमें नियंत्रण रेखा पर स्मार्ट फेंस यानी बाड़ लगाना, थर्मल इमेजिंग और मोशन सेंसर शामिल है। फिर है साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, जैसे CERT-IN और NTRO की स्थापना। और आखिरी है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। उदाहरण के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति का उपयोग करना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी PMKSY के तहत कोल्ड चेन स्कीम के संबंध में संशोधित परिचालन दिशा निर्देश जारी किए गए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी MOFPI 2016-17 से इस अम्ब्रेला योजना को क्रियान्वित कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं PMKSY के तहत एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना की। इसका उद्देश्य है खेत से लेकर उपभोक्ता तक निर्बाध कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन संबंधी अवसंरचनाओं का निर्माण करना, गैर बागवानी उत्पादों, डेयरी, मांस, कुक्कुट पालन और झींगा को छोड़कर समुद्री मछली की हार्वेस्टिंग के बाद होने वाली हानि को कम करना। साथ ही किसानों को प्रसंस्करण कर्ताओं और बाजारों से जोड़ना, किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के लिए साल भर खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसके मुख्य घटक खेत स्तरीय अवसंरचना, अनिवार्य प्रसंस्करण केंद्र, वितरण केंद्र तथा परिवहन यानी रेफ्रिजरेटेड वैन या रेफ्रिजरेटेड ट्रक, इंसुलेटेड वैन या मोबाइल इंसुलेटेड टैंकर आदि हैं। अब देखते हैं कि पात्र संस्थाएं कौन सी हैं। यह योजना व्यक्ति, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, गैर सरकारी संगठन, सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन यानी FPOs, सीमित देयता भागीदारी यानी LLPs समेत कई संस्थाओं के लिए खुली है। अनुदान सहायता या सब्सिडी की बात करें तो सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% तक, दुर्गम क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 50% तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति FPOs और स्वयं सहायता समूह की परियोजनाओं के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक शामिल है। अब जरा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी PMKSY के बारे में भी जान लेते हैं। यह केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना है। इसका उद्देश्य हार्वेस्टिंग के बाद होने वाले नुकसान को कम करने हेतु अवसंरचना तैयार करना, प्रसंस्करण सुविधाओं एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना आदि है। इसका वित्त पोषण पूरी तरह मांग संचालित है, यानी कोई राज्य या फसल विशिष्ट फंडिंग नहीं होती है। ये योजना 2021-22 से 2025-26 तक चलेगी। इसके प्रमुख परिचालन घटक एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताएं तथा ऑपरेशन ग्रीन है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि UNEP की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 से पता चलता है कि 2022 में वैश्विक स्तर पर 20% भोजन बर्बाद हो गया था। खाद्यान्न बर्बादी के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है।
भारत के नगर निगम अपशिष्ट का 10% से 12% हिस्सा खाद्यान्न बर्बादी से संबंधित है, जो मीथेन उत्सर्जन में योगदान देता है। यह योजना इन चिंताजनक मुद्दों के लिए एक आशाजनक समाधान प्रदान करती है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्र सरकार ने पहली बार पोटाश और हैलाइट खनन ब्लॉक्स की सफलतापूर्वक नीलामी की। भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी के 5वें दौरे में 15 में से 10 क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक्स की सफलतापूर्वक नीलामी की। यह नीलामी एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध हुई क्योंकि इसमें पहली बार पोटाश और हैलाइट के खनन ब्लॉक्स की नीलामी सफल रही है। इससे उर्वरक आयात को कम करने और कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। राजस्थान के झंडावली, सतीपुरा और जोरकियान सतीपुरा खुंजा संयुक्त पोटाश एवं हैलाइट ब्लॉक्स में खनन कार्य शुरू होगा। यह राजस्थान में पहली बार किसी स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक की सफल नीलामी थी। आइए पोटाश के बारे में जानते हैं और इसकी परिभाषा को समझते हैं। पोटाश उन अलग अलग अकार्बनिक यौगिकों का दिया गया सामान्य नाम है जिनमें जल में घुलनशील रूप में पोटेशियम उपस्थित होता है। यह मुख्य रूप से पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम यानी के लवणों का एक अशुद्ध संयोजन है। मुख्य अयस्क देखें तो इसमें सिल्वेनाइट यानी सिल्वाइट, केसीआई और हैलाइट का मिश्रण है। वहीं प्राप्ति स्थल देखें तो अधिकांश भंडार 91% राजस्थान के नागौर जिले में है। इसके बाद 5% के साथ मध्य प्रदेश के पन्ना जिले तथा 4% के साथ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और चित्रकूट जिलों का नाम आता है। वहीं आयात को देखें तो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2022 के अनुसार भारत अपनी पोटाश की 100% आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी करता है। आइए अब इसके उपयोग को देखते हैं। इसमें पहला है कृषि। उर्वरक के रूप में पोटाश फसल की उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता, संरचना, रंग, पोषक तत्व मूल्य और स्वाद में सुधार करता है। अगला है जल शुद्धिकरण। पोटाश फिटकरी जल की कठोरता को दूर करती है, साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं। इसका अन्य उपयोग कांच, सिरेमिक, साबुन व डिटर्जेंट, डाई, सिंथेटिक रबर, रसायनों के निर्माण आदि में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्राइड का उपयोग विस्फोटक निर्माण में किया जाता है। आइए अब हैलाइट के बारे में भी जान लेते हैं। हैलाइट को आमतौर पर टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट के रूप में जाना जाता है। यह सोडियम क्लोराइड यानी NaCl से बना होता है। यह अवसादी खनिज है जो आमतौर पर शुष्क जलवायु में बनता है तथा जहां समुद्र का जल वाष्पित हो जाता है। अब इसके उपयोग देखें तो सड़क सुरक्षा में, ठंड के मौसम में डी-आइसर के रूप में, रासायनिक उद्योग में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडा ऐश, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन और धात्विक सोडियम के निर्माण में, जल शोधन यानी सॉफ्टनिंग में भी उपयोग होता है। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया। यह विधेयक लाइलाज बीमारी से पीड़ित वयस्कों को जीवन त्यागने हेतु मेडिकेशन लेने की अनुमति देता है। यूरोप में ऐसी मांगें लगातार बढ़ रही हैं कि लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन समाप्त करने का अधिकार मिले। जीवन त्यागने हेतु मेडिकेशन पर प्रस्तावित उपाय विशिष्ट परिस्थितियों में असिस्टेड डाइंग के लिए एक फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि असिस्टेड डाइंग क्या है। असिस्टेड डाइंग 2 प्रकार की हो सकती है, इच्छा मृत्यु या असिस्टेड सुसाइड। बात करें इच्छा मृत्यु यानी यूथनेशिया की, तो इसके तहत चिकित्सक रोगी को किसी लाइलाज बीमारी की पीड़ा से निजात दिलाने के लिए रोगी के जीवन को समाप्त कर देता है। यदि यह कार्य रोगी की सहमति से किया जाए तो इसे स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया को शामिल किया जाता है। एक्टिव यूथनेशिया में किसी चिकित्सा पेशेवर की किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए सक्रिय कार्रवाई शामिल होती है। इसमें घातक पदार्थ या बाह्य हस्तक्षेप जैसे कि रोगी को जानलेवा इंजेक्शन देना शामिल है। वहीं पैसिव यूथनेशिया को देखें तो इसमें जीवन रक्षक उपचार को रोककर रोगी के जीवन का अंत कर दिया जाता है, जैसे वेंटिलेटर बंद कर देना, जीवन रक्षक दवा ना देना आदि। दूसरा प्रकार है असिस्टेड सुसाइड। इसमें डॉक्टर प्राण घातक दवा प्रेस्क्राइब करता है जिसे रोगी स्वयं अपनी इच्छा से खाकर अपने जीवन का अंत कर लेता है। अब असिस्टेड डाइंग से संबंधित नैतिक मुद्दे जानते हैं। पहला है दबाव का खतरा। लाइलाज बीमारी न होने पर भी बुजुर्ग या दिव्यांग लोगों पर यह कदम उठाने का दबाव डाला जा सकता है। दूसरा गलत उपयोग की आशंका। उदाहरण के लिए नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों में विशेष रूप से मानसिक रोगियों के मामले में ऐसी जांच की गई है। फिर है जीवन की सार्थकता। मानव जीवन अमूल्य है, इसे समाप्त करना नैतिक रूप से गलत माना जाता है। और आखिर में है कि ये मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। डॉक्टर और नर्स का कर्तव्य है कि रोगी की देखभाल करना और जीवन बचाना, ना कि उसके जीवन का अंत करना। आगे बढ़ते हुए भारत में इच्छा मृत्यु या जीवन को समाप्त करने के अधिकार से संबंधित कानूनी स्थिति जान लेते हैं।
वर्तमान में इच्छा मृत्यु पर कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केवल पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी गई है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय देखें तो पहला है कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य 2018 मामला। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई और पैसिव यूथेनेशिया की कानूनी वैधता को बरकरार रखा गया। और दूसरा है अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ 2011। स्थायी रूप से वेजिटेटिव स्टेट वाले रोगियों के मामले में पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इसके लिए हाई कोर्ट की मंजूरी अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की। CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करके भारत में पहली जीन एडिटेड भेड़ का जन्म हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही चावल यानी धान की पहली जीन एडिटेड किस्म जारी की गई थी। CRISPR-Cas9 तकनीक वास्तव में डीएनए स्ट्रैंड्स के लिए कट एंड पेस्ट विधि पर कार्य करती है। CRISPR-Cas9 तकनीक एक गाइड आरएनए यानी gRNA का उपयोग एक विशिष्ट डीएनए सीक्वेंस को टारगेट करने के लिए करती है और Cas9 प्रोटीन तब उस स्थान पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को काटकर यानी कि एक एंडोन्यूक्लियस के रूप में एक डबल स्ट्रैंड्स ब्रेक बनाता है। आपको बता दें कि 2020 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार इसी खोज के लिए प्रदान किया गया था। आइए शोध के बारे में जान लेते हैं। एक मेमने में मायोस्टैटिन जीन को एडिट किया गया जिससे मांसपेशियों की वृद्धि में 30% की बढ़ोतरी हुई। यह गुण कुछ यूरोपीय नस्ल की भेड़ों जैसे कि टैक्सील में पाया जाता है लेकिन भारतीय नस्ल के भेड़ों में नहीं पाया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी भारी डीएनए को प्रवेश नहीं कराया गया। इस तरह यह कोई ट्रांसजेनिक जानवर नहीं है। इस प्रकार यह तकनीक पूरी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाती है। साथ ही इससे नियम का उल्लंघन भी नहीं होता है तथा यह उपभोक्ताओं के लिए भी लाभकारी साबित होती है। इससे पहले राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI ने एक जीन एडिटेड भैंस का भ्रूण विकसित किया था। आइए जानवरों में जीन एडिटिंग से संबंधित नैतिक चिंताएं भी जान लेते हैं। बुद्धिमत्ता, लिंग या रूप जैसे लक्षणों को एडिट करने से डिजाइनर बेबी के निर्माण का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इससे अमीर एवं अन्य लोगों के बीच असमानता और बढ़ सकती है। यह यूजेनिक्स यानी वांछित गुणों वाली संतान को जन्म देने को प्राथमिकता देने का खतरा उत्पन्न कर सकता है। जाहिर है इससे भेदभाव को और बढ़ावा मिलेगा। जीन एडिटिंग से ऑफ टारगेट प्रभाव और मोजेइकिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। यहाँ ऑफ टारगेट प्रभाव से आशय अवांछित आनुवंशिक संशोधन है। मोजेइकिज्म ऐसी स्थिति है जिसमें एक ही व्यक्ति की कोशिकाओं में अलग अलग यानी मिश्रित आनुवंशिक संरचना होती है। इसमें नए रोगों या पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने जैसे अज्ञात खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। जानवरों के कल्याण से जुड़ी चिंताएं भी उत्पन्न होती हैं क्योंकि जीन एडिटेड जानवरों को तैयार करने में अक्सर कुछ जानवरों की सर्जरी की जाती है और कुछ जानवरों का बलिदान भी देना पड़ता है। गौरतलब है कि यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय बायोएथिक्स समिति जीनोम एडिटिंग के नैतिक प्रभावों की पड़ताल कर रही है। क्या आप जानते हैं कि अब हम जीवन के कोड को भी बदल सकते हैं? ये जीन एडिटिंग द्वारा संभव है। इसका मतलब है किसी जीव के डीएनए में सूक्ष्म संशोधन करना जिससे जीवन की योजना यानी ब्लूप्रिंट को बदला या सुधारा जा सके। यह एक अत्याधुनिक जैविक तकनीक है जिसमें CRISPR-Cas9, TALENs और जिंक फिंगर न्यूक्लियेज जैसी प्रमुख तकनीकों का इस्तेमाल होता है। जीन एडिटिंग के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, सोमैटिक सेल एडिटिंग और जर्मलाइन सेल एडिटिंग। सोमैटिक सेल एडिटिंग शरीर की सामान्य कोशिकाओं जैसे त्वचा, फेफड़े या लीवर आदि पर की जाती है। इसका असर केवल उस व्यक्ति तक सीमित रहता है और यह उसकी संतानों तक नहीं पहुंचता। इसका उपयोग कैंसर और लिवर रोग जैसी बीमारियों के इलाज में किया जा रहा है। दूसरी तरफ जर्मलाइन सेल एडिटिंग प्रजनन कोशिकाओं जैसे स्पर्म या एग पर की जाती है। इसका प्रभाव व्यक्ति की हर कोशिका पर होता है और यह बदलाव भावी पीढ़ियों तक पहुंचता है। यही वजह है कि जर्मलाइन एडिटिंग के नैतिक और कानूनी पहलुओं पर आज भी दुनिया भर में गहन बहस चल रही है। अगर हम तुलना करें तो सोमैटिक एडिटिंग गैर वंशानुगत होती है, यानी यह आगे नहीं बढ़ती, जबकि जर्मलाइन एडिटिंग वंशानुगत होती है और इसका असर भविष्य की संतानों में भी देखा जा सकता है। वहीं सोमैटिक एडिटिंग से संबंधित नैतिक चिंताएं जर्मलाइन एडिटिंग की अपेक्षा कम है। इसके अलावा सोमैटिक एडिटिंग आज चिकित्सा के क्षेत्र में परीक्षण चरण में उपयोग में लाई जा रही है। वहीं जर्मलाइन एडिटिंग अभी शोध और प्रयोग के स्तर पर है। जीन एडिटिंग निसंदेह विज्ञान की एक क्रांतिकारी उपलब्धि है
जो न सिर्फ बीमारियों के इलाज में मदद कर सकती है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित बना सकती है। लेकिन इसके साथ जुड़ी नैतिक चिंताएं और सामाजिक सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 के तहत एक स्वतंत्रता सेनानी की विरासत का सम्मान करने के संबंध में दायर एक याचिका खारिज कर दी। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, राजकीय प्रतीक, राष्ट्रपति या राज्यपाल की मुहर, राष्ट्रीय व्यक्तित्वों के नाम या सचित्र प्रस्तुति के अनुचित या व्यावसायिक उपयोग को रोकना है। केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA 2010 में संशोधन किया है। नए संशोधन के अनुसार यदि प्रकाशन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल गैर सरकारी संगठन विदेशी अंशदान प्राप्त करते हैं तो वे कोई भी न्यूज़लेटर प्रकाशित नहीं कर सकेंगे और भारतीय समाचार पत्र पंजीयक यानी रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया से यह प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा कि वे कोई समाचार कंटेंट प्रसारित नहीं करते। हाल ही में जंगेजुर कॉरिडोर सुर्खियों में रहा। यह कॉरिडोर पश्चिम और मध्य एशिया में भारत के रणनीतिक हितों को चुनौती दे सकता है। ये 43 किलोमीटर लंबा एक प्रस्तावित परिवहन मार्ग है जो आर्मेनिया के स्यूनिक प्रांत से होकर गुजरेगा। इजराइल गाजा युद्ध के चलते ग्रीन लाइन से जुड़ा मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। आपको बता दें कि ग्रीन लाइन 1949 में निर्धारित एक युद्ध विराम सीमा है। यह इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच की सीमांकन रेखा को दर्शाती है। NSDC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इसका उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए कौशल विकास इकोसिस्टम को सशक्त बनाना है। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण AA धारकों, निर्यातोन्मुख इकाइयों यानी EOUs और विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी SEZs की इकाइयों द्वारा किए गए निर्यातों के लिए RODTEP योजना को फिर से लागू कर दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कंचनजंगा पर्वत पर क्लाइंबिंग पर रोक लगाई जाए क्योंकि यह पर्वत शिखर स्थानीय लोगों के लिए पवित्र माना जाता है। उनका मानना है कि उनके संरक्षक देवता जोंगा वहां निवास करते हैं। नागालैंड में पाई गई 2 देशी बिना डंक वाली मधुमक्खियों की किस्में किसानों के लिए फायदेमंद पाई गई हैं। ये भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका आदि में पाई जाती हैं। पहले डुगोंग भारतीय जल क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता था, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर लगभग 200 रह गई है। आपको बता दें कि एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनधारी जीव है जो आहार के लिए समुद्री घास पर निर्भर रहता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।